शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। गाइस अगेन आज हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और हमेशा की तरह आज भी हमने कोशिश की है कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस डाले जाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं डेली ये प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करती हूँ। साथ में मेरी दूसरी वीडियोज़ भी चलती रहती हैं, अपलोड होती रहती हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई, किसके द्वारा दी गई? वर्क द्वारा दी गई या बेंथम द्वारा दी गई या फिर लास्की के द्वारा दिया गया या हीगल के द्वारा दिया गया? किसके द्वारा जो है परिभाषा दी गई है? तो जो है वर्क क्या कहते हैं, जो राजनीतिक दलों की परिभाषा देते हुए वर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल लोगों को ऐसी संस्था है कि किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए इकट्ठे हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं कि दलों को जो है सिद्धांत और राष्ट्रीय हित की कसौटी पर इन्होंने सही पाया है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ग द्वारा दी गई है परिभाषा। यदि हम बेंथम की बात करें, बेंथम की बात अगर हम करते हैं तो ये इन्होंने क्या दिया है, ये उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, ये इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत जो है बेंथम के द्वारा दिया गया है। और ये कहते हैं कि राज्य के कार्यों का केवल एक ही मापदंड है, वह यह है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम अधिकतम व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्रदान करने वाला हो, यही एक मापदंड है इनके अनुसार। और यदि हम लास्की की बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, लोक कल्याणकारी राज्य इसके ये प्रवर्तक हैं। और इनका मानना है कि राज्य जो है व्यक्तियों के जो अधिक से अधिक उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए होता है और उनका कल्याण करने के लिए होता है, ऐसा मानना है। और लोक कल्याणकारी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आर्क बिशप द्वारा इस पदबंध लोक कल्याणकारी राज्य ये जो पदबंध है या ये जो एक वर्ड है, इसको जो है आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड चर्चमैन, इसको आप देख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी बुक किसमें, सिटीजनशिप एंड चर्चमैन में इन्होंने दिया है। क्या दिया है, ये लोक कल्याणकारी जो पदबंध है ये इसका प्रयोग इन्होंने इस बुक में किया है। सबसे पहले आर्क बिशप टेम्पल द्वारा ये पदबंध या ये वर्ड जो है प्रयोग किया गया था। हीगल, अगर हम हीगल की बात करें तो हेगल जो हैं ये मानते हैं कि राज्य सर्वोपरि है और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के बाहर नहीं है, राज्य के अंदर ही व्यक्ति का अस्तित्व है। और ये इनका है, क्या कहते हैं कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर की शोभा यात्रा है, ऐसे करके ये इनके कथन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, जो राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम जो है वर्ग द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना, जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना। तो जो दबाव समूह हैं वो सरकार निर्माण के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो कभी भी राजनीति में नहीं जाते हैं। हाँ, अपने जो है
दबाव बनाकर सरकार को जो है या राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी वो राजनीति नहीं लड़ते हैं। जो पक्षधर अभ्यर्थी हैं उनको निर्वाचित भी करवाते हैं, जन सहयोग दे करके उनको जो है चुनाव लड़ने में, उनको जिताने में मदद करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए विधायकों को का समर्थन प्राप्त करते हैं, उनको समर्थन देते भी हैं, जनमत प्रोवाइड करा करके, और जनमत यानी कि लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, बट ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, राजनीति में कभी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जाकर के ये जो है सत्ता नहीं लेते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, सत्ता से इनका संबंध नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने नौकरशाही को लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है। तो जो नौकरशाही को लाल फीताशाही किसने कहा है, या जो नौकरशाही को लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना किसने की है। E.N. ग्लैडन ने की है, या W.B. मुनरो ने की है, या रैमजी म्योर ने की है, या चार्ल्स E. मेरियम ने की है। तो जो लाल फीताशाही को जो है नौकरशाही को जिम्मेदार, लाल फीताशाही पैदा करने का जिम्मेदार नौकरशाही को रैमजी म्योर मानते हैं। ये कहते हैं जो नौकरशाह होते हैं वो अपने कामों को जो है इनके अंदर क्या है, टालने की प्रवृत्ति होती है, और जो फाइलें होती हैं वो फाइलों में वर्क होता है, और वो अक्सर क्या है, जो ये सारी फाइलें होती हैं लाल धागे से, या तो फाइल्स लाल होती हैं या फिर लाल फीते से बंधी होती हैं। तो इन्होंने जो है काम ना करने और फाइल सिस्टम पर अधिक ध्यान देते हैं नौकरशाह। तो रैमजी म्योर मानते हैं कि नौकरशाही में जो है काम को टालने की प्रवृत्ति होती है नौकरशाहों में, और फाइलें यहाँ से वहाँ होती रहती, फाइलों में काम जो है चढ़ते रहते हैं। तो उसको क्योंकि फाइलें लाल होती हैं, लाल फीते से बंधी होती है, तो लाल फीताशाही का नाम इन्होंने दिया है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। तो कौन सी विशेषता है। दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, या दल का अपना फंड होता है। तो जो आपको वो विशेषता बतानी है जो राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। तो जो राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है वो एक, ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा कि प्रत्येक दल अनिवार्यता किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। तो यदि हम दबाव समूह की बात करते हैं तो ये सभी जो विशेषताएं इसमें होती हैं, पर जो ये इसका अपना कोई क्या नहीं होता है, निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर ये आधारित नहीं होता, यानी कि इसकी कोई राजनीतिक जो है विचारधारा नहीं होती। ये क्या होती है, राजनीतिक दलों की इनकी विचारधारा होती है, इनकी नहीं होती है। और तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसी से ये भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, राजनीतिक दलों से दबाव समूह अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है क्या है। एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, या द्विदलीय व्यवस्था का होना, या एक दलीय व्यवस्था का होना, या बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के आदर्श स्थिति बात करें तो वो द्विदलीय व्यवस्था में होती है, क्योंकि एक दल जो है पूर्ण बहुमत पाकर के स्थायी सरकार बना लेता है, तथा दूसरा जो दल जो होता है, जो अपोजिशन होती है, वो क्या करती है कि सरकार को, उस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो होते हैं वो लीडर्स जो है निगरानी करते हैं सरकार की, और उनकी क्रिटिसिज्म करके उनको गलत काम करने से रोकते हैं, या फिर उन पर अंकुश लगाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने से रोकते हैं। तो दो दलीय व्यवस्था जो है सर्वोत्तम उचित मानी जाती है संसदीय शासन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। किस में कहा, लाहौर 1940 में कहा, या जो कराची अधिवेशन हुआ था 1933 में इसमें बोला है, या लखनऊ अधिवेशन 1931 में बोला है, या कराची अधिवेशन 1943 में बोला है। किस में बोला है। तो जो इन्होंने लाहौर अधिवेशन था इसमें इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, एक अलग राज्य जो है पाकिस्तान की मांग की थी। और जबकि जो कराची अधिवेशन 1943 था, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसमें इन्होंने डिमांड कर दी थी कि अंग्रेज़ों से कि विभाजन करो, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर
मुस्लिम की मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी में है जिस क्षेत्रों में, उसको पाकिस्तान बना दो भारत का विभाजन करके, और उसको पाकिस्तान बना करके और आप यहाँ से जाओ, सत्ता हम लोगों को दे दो। तो ये 1943 में इन्होंने जो है ये नारा दिया था, जबकि 1940 में इन्होंने अलग पाकिस्तान राज्य की इन्होंने डिमांड की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलिखित संविधान सामान्यतया निम्न में से किसको अपनाता है? रीति रिवाज एवं प्रचलन को, विभिन्न समयों पर निर्मित कानून को, या न्यायिक निर्णय को, या उपरोक्त सभी। तो जो अलिखित संविधान होता है वो अपनाता है रीति रिवाज एवं प्रचलन, इनको अपनाता है, क्योंकि समाज में जब अलिखित संविधान जो होता है ये समाज के रीति रिवाज और प्रचलन के आधार पे ही यहाँ पर जो है सामान्यतः सारे कानून या डिसीजन लिए जाते हैं, और ये धीरे धीरे संविधान की तरह इनको फॉलो किया जाता। इसमें क्या होता है, जो नागरिकों की जागरूकता जैसे जैसे अच्छी होती जाती है, उच्च लेवल पे पहुंचती जाती है, वैसे वैसे जो है क्या होता है कि रीति रिवाज जो है एक अलिखित संविधान के रूप में परिपूर्ण होते जाते हैं या उसमें ऐड ऑन होते जाते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, संविधान के जो ये रीति रिवाज हैं यही सब संविधान के अंग बन जाते हैं। इनमें मॉडिफिकेशन होता रहता है टाइम टू टाइम, और धीरे धीरे ये संविधान के अंग बन जाते हैं। तो जो अलिखित संविधान होता है वो रीति रिवाज और प्रचलन पर आधारित होता है। धीरे धीरे समय के साथ नागरिक जागरूकता के साथ ये सब मॉडिफाई होते हुए और ये संविधान के अंग बन जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, या एस.एन. बनर्जी ने की थी, या मदन मोहन मालवीय ने की थी, या ए.सी. मजूमदार ने की थी? तो अगर हम बात करें कि जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता जो है ए.सी. मजूमदार ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए, नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ऑप्शन ए, या एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, या राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता है तो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए हैं वो सत्य कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता है तो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो वो करेगा, इसमें जो है करेगा। और इसके क्या क्या है अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से बातें हैं, तो ये एक तो ये भी है कि किसी जो है नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये राइट है। एक तो प्रावधान ये किया गया। दूसरा किया क्या है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन जो है किसी लाभ पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, तो ये भी सही है। और क्या होता है कि अगर कोई जो है, और चौथा क्या है कि राज्य के अधीन कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रपति के सहयोग से ही विदेशी उपाधि लेगा। तो तीन तो ये हो गए, और चौथा ये है कि जो इसमें मना किया है कि विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता है तो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो करेगा। एक ये हो गया कि जो है सैनिक और राज्य जो है विद्या और सैनिक के लिए उपाधि प्रदान की जाएगी। दूसरा है विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार, नागरिक जो होंगे कोई विदेशी राज्य से जो है उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा है जो गैर भारतीय है और किसी पद पर है वो नहीं करेगा। और चौथा है जो राज्य के अधीन कार्यरत व्यक्ति कोई है तो राष्ट्रपति के सहयोग से ही विदेशी उपाधि लेगा। ये चार चीज़ें इसमें दी गई हैं, जिसमें कि ये यहाँ पर गलत है।
इसमें विद्या और सैनिक में उपाधि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राज्यसभा के द्वारा, या संसद के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होते हैं, अगर उस समय कोई विवाद होता है तो ये किसके द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा? तो ये रिजॉल्व किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श दिया जाता है तो ये जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सारवान प्रश्न पर राष्ट्रपति चाहे तो जो है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श ले सकता है। और लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो परामर्श दे और नहीं चाहे तो ना दे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है, सजेशन देता है, तो राष्ट्रपति उन सजेशन को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई भी बाध्यता नहीं है, ना सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है और ना ही राष्ट्रपति के ऊपर है, किसी के ऊपर भी नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंध पर विचार किया गया था? विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों पर के संबंध में किसमें विचार किया गया था? कोठारी समिति रिपोर्ट में, या सरकारिया समिति रिपोर्ट में, या हेल्डन समिति रिपोर्ट में, या फुलटन समिति में? तो विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंध में फुलटन समिति रिपोर्ट में जो है विचार किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि जो सरकारिया है ये राज्य केंद्र संबंध से है, और जो कोठारी है ये एजुकेशन से संबंधित है। कोठारी समिति जो है, कोठारी आयोग बोलते हैं इसको, कोठारी आयोग का भी गठन हुआ था, तो ये एजुकेशन से संबंधित है। और सरकारिया जो है राज्य केंद्र से संबंधित है। देखते हैं अगला, द्वितत्वीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैस्लो ने किया, या मैकग्रेगर ने किया, या आर लिकर्ट ने किया, या हर्जबर्ग ने किया? तो किसने किया? तो अगर हम द्वितत्वीय की बात करते हैं कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये द्वितत्वीय बोल लो या द्विघटक सिद्धांत बोल लो, द्विघटक भी बोल सकते हैं आप, द्विघटक सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ये जो है हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया। और इन्होंने इस सिद्धांत में ये बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसका ध्यान वातावरण पर होता है, कि जिस वातावरण में वो कार्य कर रहा है उस वातावरण पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति और क्या करता है कि अपने काम से संतुष्ट होता है तो उसका जो है ध्यान वातावरण पर ना होकर, आसपास ना होकर के अपने काम पर होता है। तो इसे जो काम पर होता है ध्यान, उसे आरोग्य घटक बोला है इन्होंने, आरोग्य घटक। इसे जब व्यक्ति का ध्यान अपने काम पर होता है, अपने काम से संतुष्ट होता है, तो उसे आरोग्य घटक बोला है इन्होंने। और जब व्यक्ति अपने काम से असंतुष्ट होता है और उसका ध्यान यहाँ वहाँ वातावरण पर होता है, तो इसे इन्होंने बोला है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इसको इन्होंने क्या बोला है, इसको इन्होंने बोला है आरोग्य घटक। और जब व्यक्ति जो है ध्यान अपने पर्यावरण पर रखता है तो उसे आरोग्य घटक बोला गया है। और जब व्यक्ति का ध्यान अपने काम पर होता है, पर्यावरण पर ना हो करके, तो उसे उत्प्रेरणात्मक घटक जो है बोला है। तो ये क्या है, ये असंतुष्ट, जब व्यक्ति अपने काम से असंतुष्ट होगा तो ये आरोग्य घटक कहलाएगा, क्योंकि उसका ध्यान पर्यावरण पर होगा। और जब वो संतुष्ट होगा तो उसका सारा ध्यान उसके काम पर होगा, तो वो उत्प्रेरणात्मक घटक कहलाएगा। तो द्वितत्वीय सिद्धांत यही है जो कि हर्जबर्ग द्वारा दिया गया है।
बस इसमें इस सिद्धांत में मेन पॉइंट इतना ही है और ये पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? राल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो वितरण सिद्धांत पर है या समझौता सिद्धांत पर है या अंतर सिद्धांत पर है या ज्वाइंट पद्धति सिद्धांत पर है? तो ये जो राल्स का न्याय की संकल्पना है ये अंतर सिद्धांत पर जो है आधारित है। क्यों आधारित है? कि ये कहते हैं कि वो सारी असमानताएं सही हैं कि जिनके द्वारा जो है सभी व्यक्तियों को पद या स्थिति को जो भी पद मिलते हैं या जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सभी के लिए खुलती हैं, सभी व्यक्तियों के लिए खुलती हैं और उसमें भी समाज के पीड़ित सदस्यों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसी असमानता को जो है ये रॉल्स जो है सही मानते हैं और ये इन्होंने अपनी ये जो सिद्धांत था अंतर सिद्धांत ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया था। कौन सा है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने दिया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्रतिपादित किया था अंतर सिद्धांत। तो इसमें है वही है कि जो चीज़ें सुविधाएं हैं, जो पद हैं, जो राज्य द्वारा लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें असमानता ये केवल वही असमानता को स्वीकार किया जाता है कि जो कि पद या स्थिति को सभी के लिए खुला रखते हैं और गरीबों को लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण या राजनीति का विकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम गांधी जी की बात करें तो इन्होंने राजनीति के विकेंद्रीकरण पर बल दिया है और इन्होंने कहा है कि जो है इन्होंने ग्राम पंचायत की बात की है, जो स्थानीय स्वशासन होते हैं उनकी बात की है और कहा है कि ग्रामों को क्या है स्वावलंबी बनाना चाहिए। स्वावलंबी यानी कि वहाँ पर रोजगार होने चाहिए, है ना, उनको शहरों की तरफ ना भागना पड़े लोगों को, इतने से रोजगार वहाँ पर हों। कुटीर उद्योगों की इन्होंने बात की है। प्रशासनिक होना चाहिए, मतलब यहाँ वहाँ की अपनी जैसे राज पंचायत वगैरह हैं, ग्राम पंचायत वगैरह हैं, इनकी बात की तो प्रशासनिक होना चाहिए। और आर्थिक इकाई, है ना, आर्थिक इकाई इनको बनाना है, यानी कि यहाँ पर कुटीर उद्योग वगैरह होने चाहिए। इन सब बातों की बात की है, इन सब बातों की इन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है? अनुबंध की स्वतंत्रता, संपत्ति का विनियमन या नैतिक स्वतंत्रता या नैतिक चरित्र। तो अगर हम बात करें ग्रीन के कल्याणकारी राज्य की तो इसमें जो है अनुबंध की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने उन चीज़ों को माना है, स्वतंत्रता में नैतिकता का समावेश किया है और कहा है कि वही कार्य करने हैं जो करने योग्य हैं, वही चीज़ें उपयोग करनी है जो उपयोग करने हैं योग्य हैं और वो चीज़ें हम करें जो सबके साथ मिलके कर सकें, यानी कि समाज के सभी लोगों के साथ मिल कर के हम उनको एंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें। तो वो चीज़ें हैं। तो अनुबंध की स्वतंत्रता इनकी अवधारणा में नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं? राजनीतिक विचारधारा, क्रांतिकारी कार्यकलाप या लाइफ डिवाइन या माता के साथ संबंध। तो अगर हम अरविंदो की बात करते हैं तो ये लाइफ डिवाइन के साथ विख्यात, लाइफ डिवाइन के लिए विख्यात हैं। आप लोग थके तो नहीं? थके हो तो पानी वानी पी लो भाई, क्योंकि अभी तो आधा सफ़र भी नहीं पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अगर हम अरविंदो की बात करते हैं तो ये जो है लाइफ डिवाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगर हम अरविंदो के दर्शन का जो है केंद्रीय भाव समझें या जो उसकी विषय वस्तु समझते हैं तो उसका मतलब यही है कि जो है लाइफ डिवाइन में मानवीय जीवन के उद्विकास को दर्शाना था। इनके केंद्र का जो मेन भाव था, केंद्र बिंदु था, तो वही था कि लाइफ डिवाइन में मानवीय जीवन के
विकास को या उद्विकास को दर्शाना था, इनके दर्शन का मेन काम था या मेन बिंदु था, पॉइंट था। तो लाइफ डिवाइन यहाँ पर सही हो जाएगा। अरविंदो जो हैं विख्यात हैं किसके लिए? लाइफ डिवाइन के लिए। इतना याद रखिए, ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो जो भारतीय संविधान है ये तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एडहॉक जो एडहॉक जज होते हैं, ये इनकी जो है व्यवस्था करता है। कहाँ करता है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या जिला एवं सत्र न्यायालय में, या इन सभी में। तो अगर हम एडहॉक जजेस की बात करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। जो एससी के, इनमें अगर सर्वोच्च न्यायालय में ज़्यादा कार्यभार बढ़ रहा है और जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, तो जो एससी यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेज होते हैं उनको जो है एडहॉक पर रख करके उन सारे केसेस को निपटाने की एक प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रक्रिया के तहत ये काम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होती है। कौन करता है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति की अनुमति से जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो वो जो है इनकी नियुक्ति करता है, इनको एडहॉक पर रखता है। और हो सकता है कि आगे 2 साल बाद इनकी मतलब ये पोस्ट इनकी परमानेंट भी हो जाए। फिलहाल ये एडहॉक पर रहते हैं पहले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? राज्य की प्रकृति से, या राज्य के कार्यों से, या राज्य के भविष्य से, या राज्य की उत्पत्ति से, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो रहा है। आप सबको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। तो देखते हैं सामाजिक संविदा सिद्धांत, इसमें हॉब्स लॉक रूसो द्वारा इससे संबंधित हैं, इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। जबकि अगर हम जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के कौन हैं? रॉबर्ट फिल्मर हैं। रिवाइज करते रहिए, रॉबर्ट फिल्मर हैं। रॉबर्ट फिल्मर हैं। इनकी बुक किस बुक में दिया है ये? तो पैट्रियार्का है ना, ये इनकी बुक है। समर्थक कौन है? जेम्स प्रथम है। और जेम्स प्रथम की बुक का अगर हम नाम देखें तो द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की है। और आगे हम देखते हैं जो शक्ति का सिद्धांत, अगर हम देखें शक्ति का सिद्धांत की बात करें तो इसके जनक कौन है? ओपेनहाइमर हैं इसके जनक, ओपेनहाइमर हैं इसके जनक। और अगर हम जो है पित्त सत्तात्मक की बात करते हैं तो कौन है? ये हैं इसके हेनरी मैन हैं। ठीक है। मात सत्तात्मक के प्रतिपादक की बात करें अगर हम तो कौन है? जैक्स वार्ड हैं। ठीक है। और कौन सा सिद्धांत बच रहा है यहाँ पर? और जो विकासवादी हैं उसमें बहुत सारे समर्थक हैं, उसमें कोई एक नहीं है। तो जो अगर एक की बात करें कि जो प्रतिपादक कौन है तो हेनरी मैन है, जैक्स वार्ड हैं, ये शक्ति के ओपेनहाइमर हो गए, और दैवीय के हो गए रॉबर्ट फिल्मर। तो ये सारे हो गए। अब ऑप्शन और डी यहाँ पर सही हो रहा है इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूंजीवादी राज्य के विपरीत जो हो, या एक आदर्शवादी राज्य है, या जो साम्यवाद पर आधारित राज्य होता है, या व्यक्तिवाद एवं साम्यवाद के मध्य स्थित। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो क्या होता है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद या साम्यवाद के मध्य की स्थित है, ये बीच का रास्ता है। ये व्यक्तिवाद और समाज जो है साम्यवाद के बीच का रास्ता है लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है? तो किसका ये है? हॉब्सन का है, जीडीएच कोल का है, मैरियट का है, या लॉर्ड एक्टन का है? तो जो है
ये है कल्पना मात्र है, तो GDH कोल हो जाएगा। ये दो तरह से बोलते हैं, कपोल कल्पना बोल देते हैं या कल्पना मात्र बोल देते हैं। तो कोल से या तो कल्पना रिलेट कर लो, कपोल रिलेट कर लो, दोनों एक ही बात हो गई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। कोल अगर आ गया तो कल्पना से है, कल्पना मात्र है। कपोल भी अगर आता है तो वो भी। तो GDH कोल का है ये कथन कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल क्या है, कल्पना मात्र है, ऐसा इनका मान। यदि हम GDH कोल की बात करें तो ये एक गिल्ड समाजवादी थे। गिल्ड समाजवादी, या इसको श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी समाजवाद है ना। तो ये उस श्रेणी गिल्ड समाजवादी, बल्कि ये उसके प्रवर्तक ही हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया है। औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना पर इन्होंने बल दिया है। और राजनीतिक शक्ति पर आर्थिक शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। राजनीतिक शक्ति पर आर्थिक शक्ति को इन्होंने महत्व दिया है। प्लस ये क्या कहते हैं कि जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की भी बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन किसने किया या समर्थक कौन है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, तो आप कहेंगे GDH कोल। आपसे पूछता है औद्योगिक लोकतंत्र किससे संबंधित है या इसका प्रतिपादन किसने किया, इसकी जो है स्थापना पर बल किसने दिया, तो आप बोलेंगे GDH कोल। आपसे पूछा गया गिल्ड समाजवादी कौन है या श्रेणी समाजवाद, गिल्ड समाजवाद का जो है प्रवर्तक कौन है, स्थापना किसने की, जनक कौन है, तो GDH कोल। और ये वक्तव्य इन्हीं का है। चलते हैं आगे। 21 कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। लॉक उदारवादी है, मोस्का बहुलवादी है, जो हीगल आदर्शवादी है, पेरेटो अभिजनवादी है। तो इसमें जो है सभी हैं। लॉक भी उदारवादी है और हीगल आदर्शवादी है, ये भी सही है, और पेरेटो जो अभिजनवादी है ये भी सही है। मोस्का, ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, क्योंकि मोस्का क्या है, अभिजनवादी कह लो या विशिष्ट वर्गवादी बोल लो, इनको बात एक ही है, विशिष्ट वर्गवादी इनको बोल लो, तो ये बात एक ही हो गई। जो गैनेटो मोस्का इनका पूरा नाम है, गैनेटो मोस्का लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और ये इसमें क्या बताते हैं कि जो सत्ता जो है कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ में ही होती है। शासन प्रणाली चाहे कोई भी हो, सत्ता जो है कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ में ही होती है। और क्योंकि उनके अंदर जो है कुछ योग्यताएं होती हैं, विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, जिससे वो हर क्षेत्र में अपनी शक्ति एवं प्रभाव रखते हैं, ऐसा इनको मानना है। और बाकी के लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं। वो वाक्पटु होते हैं, बोलने चालने में, लोगों को अपनी बात में सहमत करने में उनको वो एक्सपर्टीज़ होते हैं, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। तो वो मानते हैं कि कुल मिला के शासन प्रणाली कुछ भी हो, सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नांकित में कौन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसने आदिम व्यक्ति को धार्मिक एवं अंधविश्वासी बनाया, इसने आदिम व्यक्तियों को अनुशासित किया, इसने सामान्य जन में कानून और सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की, इसने लोगों को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन सिखाया। तो अगर हम दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषताएं बताएं तो उसके अकॉर्डिंग इसने जो है क्या है, सामान्य जन में जो है कानून और शासन के प्रति जो है क्या निष्ठा उत्पन्न की। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी इसके सब सही हैं। व्यक्ति को धार्मिक बनाया, अंधविश्वासी बनाया, अनुशासित बनाया। आदिम व्यक्ति जो थे तो धर्म के नाम पे वो अनुशासित हुए, और इसने लोगों को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन करना भी सिखाया। तो अगर हम दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के जो हैं कुछ विशेषताएं देखते हैं तो राज सत्ता ईश्वर द्वारा नियुक्त है। ये क्या है, पहला क्या है, राज सत्ता जो है ईश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है, यानी कि ईश्वर ने जो है राजा को नियुक्त
क्या है, और क्या है, वंशानुगत है, यानी कि वंशानुगत अधिकार छोड़े नहीं जा सकते हैं, तो ये वंशानुगत हो गया, वंशानुगत। और राजा केवल ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है, राजा क्या है, राजा ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, एक ही बात है, जिम्मेदार है। और क्या है, कानून राजा के विरुद्ध जो है विद्रोह एवं पाप है, अगर राजा के विरुद्ध कोई कानून है तो वो विद्रोह एवं पाप है, ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यद्भाव्यम नीति संबंधित है, यद्भाव्यम, यद्भाव्यम का पहले मीनिंग देख लेते हैं, इसलिए आपको जो टर्म्स होते हैं, मेन टर्म्स होते हैं, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पे पकड़ होनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको दोनों चीज़ें बताने की, कि आप हिंदी भी जानें जो मेन टर्म्स हैं, और उसकी शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यद्भाव्यम का अगर हम मतलब देखते हैं तो इसको लेसेस फेयर बोलते हैं। देखिए, हमें हमेशा लेसेस फेयर ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो लेसेस फेयर, लेसेस फेयर इसको बोलते हैं। तो ये जो है इसको, ये क्या है, संबंध, जो यद्भाव्यम नीति संबंधित है किससे है, आदर्शवाद से है, व्यक्तिवाद से है, मार्क्सवाद से है, समाजवाद से है। तो किससे है भाई, ये तो सीधा सीधा है। लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को जो है उसके हाल पर छोड़ दो, और वो और क्या करेगा कि ये, और क्या कहता है कि राज्य को व्यक्ति के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना, ये बातें ये करता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये एक पुलिस राज्य की जो है स्थापना करता है, मतलब यानी कि पुलिस राज्य का समर्थन करता है, और जो कि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था है, बाकी व्यक्ति जो है पूरी तरह से फ्री है, उसको उसके जीवन में और खास तौर पे आर्थिक जीवन में जो है कोई छेड़छाड़ या हस्तक्षेप राज्य द्वारा नहीं होना चाहिए। तो ये व्यक्तिवाद से संबंधित है, यानी कि इसमें व्यक्तिवादिता की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत बार बताया है मैंने आपको, आप कमेंट में बताएंगे कि लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया गया था, किसने द्वारा दिया गया और कौन सी पुस्तक में दिया गया, दोनों चीज़ बताएंगे। और लेसेस फेयर में बताया क्या गया है वो तो मैंने आपको बता दिया कि राज्य की अहस्तक्षेप नीति के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसने कहा कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। किसने कहा है कि चर्च ने सभी मनुष्यों को समानता की स्वीकृति प्रदान की है, किंतु ये समानता जो है स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। किसने कहा, लेनिन ने कहा, या डेनहम ने कहा, या लीकॉक ने कहा, या फिर टॉनी ने कहा, किसने कहा है? तो ये जो है लीकॉक के द्वारा कहा गया है। लीकॉक महोदय ने ये जो है वक्तव्य कहा है, और कि चर्च ने सभी मनुष्यों को सभी मनुष्यों की समानता की स्वीकृति प्रदान की है, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। लीकॉक महोदय ने ये वक्तव्य दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉल्स हैं, मैकेंटायर हैं, वोल्जर हैं या सेंडेल हैं, कौन है? तो जो लिबरलिज्म बुक है, पुस्तक है, उसका आगे का ये आगे और है टॉपिक, लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो ये सारा एक बुक का नाम है आपका। तो ये जो है इसके पुस्तक कौन है? इसके पुस्तक हैं माइकल सैंडल। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही हो रहा है। और इनकी पुस्तक जो लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में आती है, और ये समुदायवादी राजनीति को परस्पर सहकारी गतिविधियों के रूप में ये स्वीकार करते हैं कि मतलब ये समुदायवाद पर जो है ध्यान देते हैं, बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है? तो राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक कौन है? लीकॉक हैं, रूसो हैं, या हॉब्स हैं, या बेंथम हैं, कौन है? तो
ये भी जो है लीकॉक हो जाएंगे यहाँ पर। जो पित्त सत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत है उसके समर्थक लीकाक हो जाते हैं। जो है लीकाक के अनुसार अगर हम बात करें, ये क्या मानते हैं, तो जो है क्या कहते हैं ये कि आदिम परिवार या गुट एक ही स्वरूप नहीं था, मतलब वहाँ पर एक ही स्वरूप नहीं था। कई परिवार ऐसे जो मात्र सत्तात्मक थे और कहीं कहीं पित्त सत्तात्मक भी था, और ये एक दूसरे का रूप मतलब स्थान ले सकते थे। कहीं मात्र सत्तात्मक होता था, कहीं पित्त सत्तात्मक जो है परिवार होते थे। और तो ये दोनों को मानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरह के सत्तात्मक, जो पितृ और मातृ दोनों से संचालित परिवार होते थे। तो ये लीकाक द्वारा है। लीकाक ने ये क्या है, पित्त सत्तात्मक उत्पत्ति जो सिद्धांत है इसके ये समर्थक हैं लीकॉक। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 27 जो कह रहा है, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है, या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, या लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, या स्वतंत्र उद्यम की बात करता है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक उदारवाद है वो सकारात्मक स्वतंत्रता पर आधारित है। जो आधुनिक उदारवाद है वो पहले की जो शास्त्रीय उदारवाद था वो नकारात्मक स्वतंत्रता पर आधारित था, लेकिन आधुनिक उदारवाद क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता पर आधारित है, जो कि क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और अगर हम शास्त्रीय उदारवाद की बात करें तो ये पुलिस राज्य की स्थापना करता है और ये नकारात्मक स्वतंत्रता पर आधारित है। शास्त्रीय क्या है? शास्त्रीय यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। शास्त्रीय क्या है? ये नकारात्मक जो है स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में होता क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव, पूरी तरह से प्रतिबंधों का अभाव, तो शास्त्रीय इसकी बात करता है। और जब पूरी तरह से प्रतिबंधों का अभाव होगा तो राज्य क्या करेगा, सिर्फ जो है न्याय व्यवस्था को ही देखेगा, और ऐसे राज्य को पुलिस राज्य बोलते हैं। जो शांति सुरक्षा न्याय का काम देखते हैं उन्हें पुलिस राज्य बोलते हैं। इनके पास सिर्फ 3 काम होते हैं, उन्हें पुलिस राज्य बोला जाता है। अगर हम जो है आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, प्लस ये क्या करता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। तो ये इनके कुछ पॉइंट हो गए दोनों के। ये शास्त्रीय जो है शास्त्रीय उदारवाद की बात कर रहा है और ये आधुनिक उदारवाद की बात कर रहा है। आधुनिक उदारवाद की बात ये कर रहा है। ठीक है, बस यही 2-4 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट हैं आधुनिक उदारवाद और शास्त्रीय उदारवाद में, जो कि मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्य अमूर्त है किंतु सरकार मूर्त है। समाज राज्य से अधिक व्यापक है। सरकार राज्य को अभिकर्ता है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। कौन सा सही है? तो राज्य अमूर्त है किंतु सरकार मूर्त है, ये सही है। समाज राज्य से अधिक व्यापक है, ये भी सही है। राज्य सरकार की अभिकर्ता है, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी बातें सही हैं, लेकिन नागरिकता जो है अब ऐच्छिक नहीं रही है। जो राज्य की सदस्यता है वो ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि नागरिकता का कॉन्सेप्ट ही क्या है, सदस्य की सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता पर जो है डिपेंड है। अगर आप किसी राज्य की सदस्यता नहीं है आपके पास तो आपको नागरिकता भी नहीं मिलेगी। तो राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं रह गई है, अनिवार्य हो गई है। तो ये क्वेश्चन गलत है, बाकी सारे सेंटेंस आपके सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन है। किसका है यह कथन? ग्रोशियस का है, बिलोबी का है, डुगवी का है, वर्गेस का है, किसका है?
तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन जो है बिलोबी महोदय द्वारा दिया गया है। जबकि अगर हम डुगवी की बात करें तो डुगवी क्या कहते हैं, राज्य की वह शक्ति जिसके बल पर राज्य आदेश देता है, यह राज्य के रूप में राज्य की संगठित इच्छा है। अगर हम वर्गेश की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। कौन कौन सी है? संप्रभुता क्या है, जो है जनता के ऊपर जो है सभी संगठनों, जनता के जो है जनता तथा जनता के सभी संगठन जो हैं, परिवार हैं और भी जो भी संस्थाएं हैं, तो इन सभी के ऊपर क्या है, मौलिक, निरंकुश और असीमित क्या है, शक्ति है। तो ये है संप्रभुता क्या है। वर्गेस के अनुसार संप्रभुता क्या है, पूरी परिभाषा लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो आप ध्यान दीजिए। तो वर्गेस के अनुसार संप्रभुता क्या है, जनता तथा जनता के संगठन जैसे परिवार हो गए और भी बहुत सारे संगठन होते हैं, तो इन पर क्या है, मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। इतना याद रखिए, ये वर्गेस के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग थके तो नहीं, थोड़ा रिफ्रेश हो लीजिए वीडियो पॉज करके, लेकिन जब भी पढ़ना है पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, एक एक बात आपको समझनी है, सुननी है और वहीं की वहीं जो है उसको फाइनल कर देना है। ऐसा नहीं कि अभी तभी। तो ये सारी चीज़ें, इतना आपका फोकस होना चाहिए कि तुरंत आप उसको ग्रैब करते चलें। तो ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है, एक, संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। किसका है? सुझाव है कि यहाँ पर होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ लग रहा है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। ठीक है, किसका है? थॉमस हॉब्स हैं या जॉन लॉक हैं या रूसो हैं या टी.एच. ग्रीन हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन वेरी इजी है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है। यानी कि ये जो जॉन लॉक द्वारा है, कौन सा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया गया और संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है इन्होंने। उसी के अंदर ही जीवन तथा स्वतंत्रता को समाहित किया है। यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आधार किसे माना है इन्होंने? संपत्ति को माना है कि संपत्ति है तो जीवन की मतलब जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत चीज़ें हैं वो संपूर्ण होंगी, और संपत्ति होने से स्वतंत्रता को भी, इन दोनों जीवन तथा स्वतंत्रता दोनों का आधार क्या माना है? संपत्ति के अधिकार को माना है। ये जॉन लॉक का है। ऐसे घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, जो आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, राजनीति लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं देख लेते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहा है ये। प्रत्येक वयस्क को शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, या प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है। तो अगर हम बात करें जो है राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके अनिवार्य तत्व ऑप्शन ए भी है, बी भी है, और सरकार की आलोचना ये भी हो सकता है तो सी भी है। लेकिन जो है प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार नहीं दिया गया है, कार्य की गारंटी नहीं दी गई है। कार्य जो है सभी कार्यों में वो जो भी कार्य हैं उसमें वहाँ पर क्या है, ओपन है, वो उसमें भाग ले सकता है, कर सकता है, लेकिन कार्य का अधिकार नहीं दिया गया, कार्य की गारंटी नहीं दी गई है। तो ये डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा किस में है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला, किसने कहा कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियाँ हैं जिसने मनुष्य
जिसमें मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। तो किसने कहा? किसने कहा कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण कर सकता है? ऑप्शन है बोशांके, बर्क, ग्रीन, हेगल। तो किसने कहा है? तो ये भी आपका जो है टी.एच. ग्रीन द्वारा कहा गया है। टी.एच. ग्रीन द्वारा कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो है अधिकारों के जो नैतिक अधिकारों का सिद्धांत था उसका इन्होंने समर्थन किया है और इन्होंने माना है कि नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। जो अधिकार वो चीज़ हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है, यानी कि अधिकारों में इन्होंने नैतिकता का समावेश माना है। अधिकार जो है नैतिकता से परे जाकर के नहीं है, नैतिकता के अंदर ही अधिकार मिलते हैं, तो इन्होंने माना है। तो टी.एच. ग्रीन जो क्या है कि अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के जो है ये समर्थन करते हैं। और अगर हम अन्य आदर्शवादी विचारक की बात करें तो कांट हैं, एन वाइल्ड हैं, ये भी हैं। तो कांट के जो है अधिकारों का नैतिक सिद्धांत या ये अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत ये कांट के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था और ग्रीन इसके समर्थक हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है? सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? मैकाइवर नहीं है, लास्की नहीं है, रास्को पाउंड नहीं, या हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। तो कौन इसमें से नहीं है? तो जो अधिकारों के समाज कल्याणकारी सिद्धांतकारों का ये मानना है कि अधिकार जो है समाज की देन है और अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है, यानी कि जिस अधिकारों में पूरे समाज का कल्याण हो तो वही जो है उचित है। ऐसा इनका जो समाज कल्याणकारी सिद्धांतकार हैं इनका मानना है। और इसके प्रमुख अगर समर्थकों की हम बात करते हैं तो बेंथम हो जाएंगे, मिल हो जाएंगे, और कौन हो जाएगा? डी रास्को पाउंड हो जाएंगे, डी रास्को पाउंड हो जाएंगे, और कौन होगा? मैकाइवर हो जाएंगे। तो जो है ये सभी हो जाएंगे और लास्की भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है ये सही होगा कि नहीं पूछ रहा है कौन समर्थक नहीं है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये सामाजिक अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत के ये समर्थक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिवादिता को जो है इन्होंने जो है काफ़ी महत्व दिया है और कहा है कि व्यक्ति को जो है उत्तम जीविता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है कि जिस व्यक्ति में योग्यता होगी उनको छोड़ दो अपने हाल पर, जिस व्यक्ति में योग्यता होगी वो सरवाइव कर जाएगा और जिसमें योग्यता नहीं होगी वो मर खप जाएगा। ऐसा इन्होंने तो उत्तम जीविता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। जो है उत्तम जीविता का सिद्धांत दिया गया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। इन्होंने क्या किया है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवादी हो गए। तो और ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन नहीं है? हॉब्स नहीं है, मिल्टन नहीं है, लॉक है, या बोशांके। कौन नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन नहीं है। जो प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना वैसे करने वाले कौन कौन हैं? तो अगर हम प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक की बात करें तो बेंथम, मिल, ग्रीन एवं बोशांके ये जैसे ये जो हैं आदर्शवादियों ने इन्होंने की है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निम्न में से कौन अधिकारों जो है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो यहाँ पर जो है बोशांके हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि कौन को इनको जो है खंडन करता है या समर्थन इनका नहीं करता, इनकी आलोचना करता है,
प्राकृतिक अधिकारों की। तो ये बेंथम हो जाएंगे, बेंथम, मिल, और ये बोशांके हो गए, बेंथम, मिल, और ये बोशांके हो जाएंगे आपके, और ग्रीन भी आ जाते हैं, इसी में ग्रीन भी आ जाते हैं। तो ये सभी क्या है, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं, ये सभी हैं। तो ये बोशांके आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है ओवेन, वेब, मार्क्स, एंजल्स। किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इन्हीं को माना जाता है, और इन्होंने ही वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने एक प्रकार से, इनके पहले जो थे ओवेन थे, और इन्होंने जो है क्या किया था कि बताया था, काल्पनिक समाजवाद की बात की थी। और ये बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में किस प्रकार से मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेकिन इन्होंने उस शोषण से निजात कैसे पाया जाए उसका सलूशन नहीं बताया। तो इनको जो है ये काल्पनिक समाजवाद के जनक माने गए। और मार्क्सवाद ने इसका जो है इन्होंने बताया है कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेकिन उससे निकलने का इन्होंने रास्ता भी बताया। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहलाए। एंजल्स इनके जो है साथी थे, जो इनके साथ मिलकर बराबर इनके जो है काम में, सिद्धांतों के प्रतिपादन में जो भी है, इनको बुक्स भी इन लोगों ने मिलकर के लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर किया था। और यदि हम सिडनी वेब की बात करें तो ये क्या है, फेबियनवाद के जनक माने जाते हैं। फेबियनवाद के ये जनक माने गए हैं, सिडनी को कहा जाता है। और अगर हम फेबियनवाद की बात करें तो ये इंग्लैंड में जो है विकसित हुई विचारधारा है फेबियनवाद, और इसके जनक सिडनी वेब हैं। इनका पूरा नाम है सिडनी वेब। तो यहाँ पर आज अगेन हमने 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं। यदि आप यहाँ तक अभी तक आप बने हुए हैं वीडियो में, तो आप अपनी फीट थपथपा लें, क्योंकि सेल्फ अप्रिसिएशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, लगातार वर्क करने के लिए। अगर हर समय आपको कोई दूसरा अप्रिशिएट करने नहीं आएगा, हमें खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा कि हाँ आज हमने बहुत अच्छा काम किया, कल और अच्छा करना है। तो यही जो है सक्सेस का और कंसिस्टेंसी का यही एक राज है। मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।